This video is going to be one of the best video of yours in terms of learning. As you know, here we revise current affair through active recall method, as well as we try to interlink prelims news with mains so that we can generate maximum number of points along with current affair examples so that we can have recent effect in our answer. Now, first news is related with judiciary और वो यशवंत वर्मा जी से रिलेटेड है, जो काफी टाइम से ये इशू चल रहा है जुडिशियरी के अंदर, करप्शन रिलेटेड यहाँ पे ये केस होने वाला है. नाउ सी, जो प्रीलिम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, जुडिशियरी में जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का वो किस तरीके से होता है, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ मेंशन की हुई है या पर्टिकुलर एज कुछ मेंशन की हुई है, ये मुझे आप बताना. सेकंड, इन जुडिशियरी के अंदर अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो जुडिशरी होती है वहां पे कौन जजेस को अपॉइंट करता है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट करता है, या आपको देखना है. हाई कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट करते हैं या गवर्नर करते हैं, या आपको देखना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो ये प्रीलिम रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई. नाउ व्हाट विल बी मेंस रिलेटेड एस्पेक्ट. यहाँ पे आज हम कुछ नई चीज सीखने वाले हैं जो कि हमने पहले भी, जब डिजास्टर रिलेटेड फैक्ट्री के अंदर डिजास्टर हुआ था, फार्मास्यूटिकल और फायरवर्क इंडस्ट्री में जब डिजास्टर हुआ था, उसमें भी सिमिलर चीज देखी थी. अब आज हम इससे थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं. जो एक करप्शन रिलेटेड केस है, तो आपको यहां पता होना चाहिए कि जुडिशियरी से रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है, और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आप मेंस में जुडिशियरी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स की आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट आपका GS2 के अंदर जो जुडिशियरी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए और कुछ न्यू टॉपिक्स आए जो वो मेंस 365 से आप कंप्लीट कर सकते हो. फिर ना, जो जनरल कॉमन इश्यूज है जुडिशियरी से रिलेटेड, क्या है, एक तो जुडिशियरी में पेंडेंसी है, और जो जस्टिस होता है ना वो इसके कारण काफी डिले हो जाता है. फिर अपॉइंटमेंट रिलेटेड और कॉलेजियम रिलेटेड जुडिशियरी के अंदर इशू है. ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म रिलेटेड इशू है. जो असिस्ट टू जस्टिस होता है उससे रिलेटेड भी जुडिशियरी के अंदर इशू है. फिर जुडिशियरी अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड इशू है. एट द सेम टाइम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वैकेंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब मैं आपको यहाँ पे सोचना सिखाता हूँ, आपको किस तरीके से सोचना है. सबसे पहले जब जुडिशियरी पेंडेंसी की बात हो रही है ना, तो मैंने आपको बताया था ओनली IS का एक डॉक्यूमेंट आता है जो वैल्यू एडिशन डॉक्यूमेंट होता है. वहां पे आपको इससे रिलेटेड डेटा मिल जाएगा कि कितने केसेज हैं. तो वहां पे 5 करोड़ है अप्रोक्सीमेट, कुछ डेटा चेंज हो सकता है. तो ये जुडिशियरी में पेंडेंसी है केसेस की. वैकेंसी एक अलग एस्पेक्ट है, पेंडेंसी ऑफ केसेस अलग एस्पेक्ट है. वैकेंसी मतलब स्टाफ की वैकेंसी. जुडिशियरी में जजेस कितने हैं वहां पे वैकेंसी है वो. ये पेंडेंसी मतलब जुडिशियरी में केसेस ही पेंडिंग चल रहे हैं. जब जुडिशियरी में केसेस पेंडिंग चलते हैं तो उसके लिए कोर्ट होता है. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. और जब ये सब होने लगता है तो लोगों का ट्रस्ट भी ब्रीच होने लगता है. एट द सेम टाइम एक कोर्ट और यूज होता है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड. मतलब जितना जल्दी जस्टिस डिलीवर किया जाता है ना, तो वहां पे ऐसा देखा जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, तो वो भी एक कोर्ट होता है. तो इन दोनों को कोर्ट में बैलेंस में आपको यूज करना आना चाहिए. अब पेंडेंसी ऑफ द केसेस किस तरीके से रिजोल्व होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट. लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के बाद भी ये सब केसेस फास्ट ट्रैक में हो नहीं रहे हैं. तो आपको जुडिशियरी पेंडेंसी को सही करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, जजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होगी. और जो अपील रिलेटेड केसेस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर रिलेटेड जो अपील होती है, वो कोशिश की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए. अदरवाइज जो हर मैटर की जो अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो वहां पे पेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है. तो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के तरफ भी पूरी जो मैटर होता है वो रिजोल्व हो जाना चाहिए. नाउ जो सेकंड इशू है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो आप जानते हो. अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस और एनजे रिलेटेड केस कौन सा है. तो आपको पता होना चाहिए. देखो मैं आपको बता सकता हूँ कि फर्स्ट जज केस के अंदर ऐसा था कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका कॉन्करेंस जरूरी है या नहीं है, सिर्फ कंफर्मेशन करने के लिए ही गाइडलाइन सीख कर सकता है. फिर सेकंड के अंदर कुछ अलग इंटरप्रिटेशन आया, और फिर थर्ड के अंदर आया कि जो सुप्रीम कोर्ट जज के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कितने नंबर ऑफ जजेस के साथ कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट करते हैं. ये आपको देखो पता होना चाहिए. इसकी रिकॉल आप करते रहो, आपके नोट्स होते हैं, लक्ष्मीकांत होती है, उसको रिवाइज करते चलो. फिर एनजे के रिलेटेड कौन सा केस हो, 99th अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है. तो मैं तो इसको हमेशा याद ऐसे लगता है कि जो नर्वस 90 होते हैं, काफी जो क्रिकेटर्स होते हैं इस स्कोर पे आउट हो जाते हैं. तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का भी ये काफी इशू पर्टिनेंट था. अब जो
अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है ना, तो वहां पे क्या इशू आता है, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी के बीच के अंदर टसल चलता रहता है। एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट होती है वो अपने साइड से जजेस को अपॉइंटमेंट करना चाहती है, उसके अलग इश्यूज हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ से फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो किस तरीके से मेंटेन होगा। जब जजेस ही एग्जीक्यूटिव की तरफ से अपॉइंट होने लगेंगे तो हो सकता है कि जज फ्यूचर के अंदर फेवर कर दे। तो ये एक टसल चलता रहता है। तो क्या होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। और इसी के लिए एक डिबेट में इशू सराउंड करता है कि जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी बिल आना चाहिए। थर्ड इशू का कौन सा, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जुडिशरी देखो अपने 3 ऑर्गन है, तो उसके अंदर जुडिशरी आएगा, एग्जीक्यूटिव आएगा और लेजिस्लेटिव ऑर्गन आता है। तब जब जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम जब करने लगता है ना, तब उसको बोलते हैं कि जुडिशली ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है। जुडिशरी वो कब करता है, तब जुडिशरी को कई बार ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव की तरफ से और लेजिस्लेटिव की तरफ से कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, तब जुडिशरी करता है। लेकिन ये कितना सही है, तो उसकी जो रीजनिंग होती है वो होता है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो वो उनको जो इलेक्ट करते हैं वो है ना, जो लोग इलेक्ट करते हैं वहां पे। और लेकिन जुडिशियरी को वैसा है नहीं, तो इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा है वहां पे। तो ये इशू चलता रहता है। तो इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो जो अल्कोहल शॉप है हाईवे के कितने किलोमीटर था, 500 मीटर की डिस्टेंस था कुछ था। तो वहां पे जुडिशियरी ने बोला था ये काम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, लेकिन बोला जुडिशियरी ने था। सिमिलरली फायर क्रैकर्स होते हैं, उस पर जो बैन लगाने की बात हुई थी, तो वो जुडिशरी ने बोला था काम लेजिस्लेचर का होना चाहिए था। और सिमिलरली ताजमहल जो येलो टर्न हो रहा था, उसके लिए भी कुछ केसेस के अंदर जजमेंट आया था, तो वो भी आप देख लेना। जो यहाँ पे डिलीमा आता है वो जुडिशरी का क्या आता है कि प्रोटेक्टिंग राइट वर्सेस सेपरेशन ऑफ पावर। ये एसओपी सेपरेशन ऑफ पावर है, ये डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में आता है, या आप मेरे को बताना। एक्टिव रिकॉल करो, ऐसी ही इंफॉर्मेशन याद होगी आपको। तो प्रोटेक्टिंग राइट, जो सिटीजन के जो राइट है वहां पे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो इसको एक्टिविज्म होना चाहिए। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होता है, जो सॉल्यूशन क्या होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट करो। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, असिस्ट टू जस्टिस। अब ये देखो इसको फॉर्डर बोलते हैं। जब 3 A's मतलब एसेसिबल, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेबिलिटी। जब कोई भी चीज होगी, जो भी कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होगी, आप उसको इसके पैरामीटर पे आप उसको जज कर सकते हो। क्या वो स्कीम अवेलेबल है, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वो असेसिबल है। मान लो पीडीएस की कोई स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो मान लो कि आपका जो घर है वही 20 किलोमीटर दूर है, जो शॉप है वो 20 किलोमीटर दूर है, तो क्या ये अब मतलब असेसिबल है क्या, यहाँ पे अवेबिलिटी तो है पीडीएस की, लेकिन वो असेसिबल है क्या, कोई ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म नहीं है वहां पे। तो आप इसी चीज को अलग अलग जगह को आपको हेल्थ सेक्टर के अंदर ये चीज अप्लाई करनी है। तो वही है कि जो कॉस्ट है हेल्थ सेक्टर की वो काफी मतलब महंगी है। तब उसमें क्या वो अफोर्डेबल है क्या, नहीं है, तो वो हेल्थ जो स्कीम है वो फ्रक्टिफाई हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। अब वो हो सकता है एसेसिबल हो, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होगी। तो वो तीनों पैरामीटर अपने आप में सही होने चाहिए। तो ऐसे ही जस्टिस है, तो वो अवेलेबल भी होना चाहिए, जो टाइम डिलीवरी हो जाए, एट द सेम टाइम वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। आप जानते हो कॉस्ट कितनी ज्यादा होती है। हम लोग इतने अवेयर सिटीजन होने के बाद भी जब जस्टिस जुडिशरी की बात आती है तब हम अवॉइड ही करते हैं चीजों को। एट द सेम टाइम वो असेसिबल है क्या, जो इंडिया एज ए कंट्री काफी बड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट की लोकेशन क्या है, वहां पे जो फार फेच एरिया से लोग जा सकते हैं क्या, तो वो असेसिबल है क्या, तो आपको उस पैरामीटर पे देखना है। तो पुअर, मार्जिनलाइज और जो सेक्शन होता है वो तो जस्टिस लेने से दूरी रह जाता है। एट द सेम टाइम जो कॉस्ट और अवेयरनेस लोगों की, आपको उसको भी देखना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जो स्कीम है, जो मैं आपको वैल्यू एडिशन का डॉक्यूमेंट बताया, जब ऐसे आया कि ना जस्टिस होना चाहिए, जुडिशरी की अवेबिलिटी होनी चाहिए, जस्टिस की अवेबिलिटी होनी चाहिए, तो आपको कोई स्कीम याद आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल याद आ रहा है कि आपको डीपीएसपी से रिलेटेड कोई आर्टिकल याद आ रहा है आपको, तो आप सोचो। नहीं आ रहा है तो तुरंत सर्च करो। नालसा, नालसा जस्टिस को देने के लिए क्या प्रोविजन हो उसके अंदर। एट द सेम टाइम एक स्कीम है न्याय बंधु, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नाउ फिफ्थ इशू है जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स से रिलेटेड। जो ये जो यशवंत वर्मा सर की जो न्यूज है, तो उसी के अंदर भी यही है कि लैक ऑफ क्लियर डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। जो इम्पीचमेंट रिलेटेड वो तो रेयरली यूज होते हैं। आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे आप, सौमित्र सेन, यहाँ पे इम्पीचमेंट के जो जो रिमूवल के जो प्रोसीडिंग्स थी वो चली थी, लेकिन फिर यहाँ पे अपने आप रिजाइन उन्होंने दे दिया था। एट द सेम टाइम आप देखोगे जो अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट है उसमें अपॉइंटमेंट देखोगे तो एक अंकल जज सिंड्रोम करके वर्ड यूज होता है। एक इंक्लूसिविटी की बात होती है, जो जेंडर डाइवर्सिटी है वो भी वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो जो वीमेन जज का जो प्रोपोर्शन है वो भी काफी कम है। एट द सेम टाइम जो नेक्स्ट इशू है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है।
प्रॉब्लम क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की है। यहां पे आपको फंडामेंटल राइट कौन सा आर्टिकल यूज होगा फंडामेंटल राइट का, तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी प्रशांत भूषण सर का भी कुछ केस था इससे रिलेटेड, वो करंट अफेयर के अंदर था, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे एग्जांपल आप डालते रहोगे ना आपके आर्ग्यूमेंट के साथ, जब भी मेंस के अंदर नंबर आएंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस तरीके से बैलेंस करना है, और इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन में आपको पहले भी बता रखा है कि एथिक्स के अंदर भी आया था 2023 के अंदर या 2022 के अंदर था यार, वो मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो उसमें यही था कि यू हैव, मतलब इंडिविजुअल हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट्स अगेंस्ट व्हाट इज राइट थिंग टू डू, मतलब राइट्स वर्सेस राइट थिंग टू डू की वहां पे बात की गई थी। तो आइए आपको पता होना चाहिए। जो मैंने पेंडेंसी बताई थी जुडिशियरी से रिलेटेड, यहाँ पे वैकेंसी रिलेटेड इशू है, तो वैकेंसी में शॉर्टेज ऑफ जजेज है, जस्टिस डिलीवरी यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। नाउ देखो ये जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपने फ्रंट पेज के ऊपर जुडिशियरी से रिलेटेड न्यूज देखी है, आपको GS2 के अंदर जुडिशियरी रिलेटेड टॉपिक तैयार करना है। तो अब आपको वहां पे देखो जुडिशियल एक्टिविज्म, रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर जजेस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जो कि पेंडेंसी और जो वैकेंसी से रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड काम आएगा। जुडिशियल पेंडेंसी, कॉलेजियम रिलेटेड क्या इशू है, ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, ग्राम न्यायालय क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है। ये देखो अपने आप में इंडिविजुअल टॉपिक है। अब जैसे मैं आपको इस टॉपिक का एग्जांपल लेके मेरे नोट से बताता हूं कि आप इस टॉपिक को किस तरीके से आपको तैयार करना है। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है। तो उसकी जो डेफिनेशन आएगी वो ये आएगी, कोर्ट प्रोएक्टिवली एक्ट टू प्रमोट जस्टिस इन सोसाइटी। जैसे एक्टिविस्ट लोग होते हैं तो उसी की तरह होता है। अब जैसे आप जुडिशियल एक्टिविज्म के आप एग्जांपल देखोगे ना, तो इंट्रोडक्शन ऑफ PIL था ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एग्जांपल था। तो वो तो होना ही चाहिए, एक्टिविज्म एक अच्छी चीज है। लेकिन जुडिशियल ओवररीच होता है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके अगेंस्ट जाता है। अब देखो जब जुडिशियल एक्टिविज्म की आप बात करोगे ना, तब आपको ये पता होना चाहिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म के होना क्यों नहीं चाहिए, मतलब इसके आर्गुमेंट अगेंस्ट क्या है। तो सबसे पहले तो देखो आपको ये बोलना पड़ेगा, ये आर्टिकल नंबर 50 है, उसके ये अगेंस्ट है। एट द सेम टाइम ये जो लोगों का जो ट्रस्ट है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इलेक्टेड, और लेजिस्लेचर होते हैं वो डायरेक्टली लोगों से इलेक्ट होते हैं, तो वहां पे ट्रस्ट ज्यादा होता है। जुडिशियरी की उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं वहां पे, तो जुडिशियरी लोगों के प्रति अकाउंटेबल है ही नहीं, तो उसको क्यों लॉज बनाने हैं। एट द सेम टाइम जो जब जुडिशरी एक्टिविज्म को जब तरफ जाता है तो वहां पे क्या PIL जो होती है उसका नंबर इंक्रीज होने लगता है, और वो अपने आप में ओवरबर्डन हो जाता है कोर्ट। वैसे ही पेंडेंसी ऑफ केसेस है, तो इतना ज्यादा केसेस के अंदर क्यों जाना, और ये लाइन NCERT के अंदर मेंशन कर रखी है। एट द सेम टाइम जब जुडिशरी एक्टिविज्म का ज्यादा होता है ना, तब क्या सीन होता है कि जो लाइन होती है ना जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बीच में, ये ब्लर होने लगती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जब ऐसे बोलते हैं कि ये तो हो गया अगेंस्ट आर्गुमेंट की जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, अब कुछ आर्गुमेंट तो आप मेंस में से भी लिखोगे ना कि जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए। तो जब आर्टिकल 142 आप देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तब उसके अंदर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए अपने लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकता है। एट द सेम टाइम जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वर्क नहीं कर रहे होंगे, तब जुडिशियरी ही तो है जब वो स्पेस को वॉइड फील करता है। तो आप इसको आर्ग्यूमेंट में कर सकते हो। आप नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हो कि ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के काम में आता है, जो कि आर्टिकल 14 और 21 का वाइडर इंटरप्रिटेशन है। एट द सेम टाइम ये जो सिटीजन जो राइट्स होते हैं उसको भी तो प्रोटेक्ट करता है। एट द एंड सिटीजन ही तो प्राइमरी है, तो जुडिशरी जो एक्टिविज्म कर रहा है तो वो सिटीजन के लिए ही तो कर रहा है। तो भी आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये एक लाइन है कि ये जुडिशरी ने एक्टिविज्म से इलेक्टोरल सिस्टम को फ्री एंड फेयर भी कन्वर्ट किया, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आपको ये देखो, जब आप ये आर्गुमेंट लिखोगे इलेक्टोरल सिस्टम को फ्री एंड फेयर किया है, तो आपको उसी टाइम ये देखना होगा कि उसने किस तरीके से किया है, हाउ। तो वो आपको ये देखना होगा कि बाय मैंडेटिंग कैंडिडेट टू डिक्लेयर एसिड्स, तो ये प्रोविजन जुडिशरी ने जुडिशरी एक्टिविज्म से ही लेके आए हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिक्लेयर करना, ये भी जुडिशरी ने जुडिशरी एक्टिविज्म से लेके आया। तो मैंने आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बता दी है मेंस का टॉपिक किस तरीके से तैयार करना है विद रेस्पेक्ट टू जुडिशरी। ऐसे ही नई न्यूज आर्टिकल आते जाएंगे, हम उसी तरीके से प्रोसीड करते जाएंगे। एज आई मेंशन्ड अर्लियर इन वन ऑफ द न्यूज आर्टिकल विच वाज रिलेटेड विद फार्मास्यूटिकल ब्लास्ट इन एन इंडस्ट्री, then we also discuss fireworks hazard and how can we deal in our, how can we relate all those concept in our disaster management. now second news देखो साइट से रिलेटेड है। अभी इसके 50 इयर्स हो गए हैं साइट से रिलेटेड। थोड़े दिन पहले हमने 75 ईयर और 50 ईयर किससे रिलेटेड पढ़ा था,
75 ईयर एनएसएसओ से रिलेटेड पढ़ा था, 50 ईयर इमरजेंसी से रिलेटेड पढ़ा था। एनएसएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, आपको याद है या नहीं है? देखो याद करते चलो, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम होने वाली है। आपके माइंड की ट्रेनिंग नहीं होगी, मत दिमाग के रस्ट लग जाएगी, जंक लग जाएगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अब जब आपके 75 ईयर और 50 ईयर जब ऐसे आप तैयार करते चलोगे ना, तो देखो ऐसे ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन आ जाएंगे, इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिलेटेड इमरजेंसी से क्वेश्चन आएगा, और फिर वो ऐसे लगेगा कि रैंडम पेपर आया, रैंडम पेपर आया। मतलब रैंडम नहीं है कि ये जो इंपॉर्टेंट जो ईयर्स होते हैं वहां से पेपर आ ही जाता है। अब देखो साइट से रिलेटेड आपको क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है क्या, मतलब बाइंडिंग एग्रीमेंट है क्या, यस और नो, ये आपको देखो पता होना चाहिए। तो ये बाइंडिंग है, तो ये नेशनल लॉ को रिप्लेस कर देता है क्या, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब आप इसमें बताना, अपने आप सोचना, साइट्स में कितने अपेंडिक्स हैं, 1 2 3, तो उन रिलेटेड स्पीसीज का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, किसके अंदर एक्सेसिव फोकस है तो किसमें लीस्ट फोकस है। साइट्स की इनिशिएटिव क्या है, माइक, तो ये माइक की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एलिफेंट से रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बेटिंग वाइल्ड लाइफ, ये भी साइट्स का इनिशिएटिव है। देखो ये प्रीलिम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, साइट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। जो साइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपका एक्टिव रिकॉल भी यहाँ पे हो गया, तो इसी तरीके से आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपके आपके एंड पे। थर्ड न्यूज देखो किससे रिलेटेड है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इंडेक्स स्कीम। तो ये सबसे पहले तो देखो किस मतलब ये किस चीज पे ना फोकस कर रही है, तो ये कि इंडिया के अंदर रिसर्च पे जो फोकस है ना वो काफी कम है। आप भी देखोगे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं और जो प्रॉपर प्योर साइंस के अंदर अंदर जाते हैं आईआईएससी, तो वहां पे आजकल जो फोकस है ना वो काफी कम हो गया। आजकल तो सीन भी ऐसा चल रहा है कि 12th कॉलेज के अंदर ही आईएएस की तैयारी करने के अंदर लोग एस्पिरेशनल ज्यादा हो गए हैं, नीट पे भी फोकस थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो जो प्योर साइंसेस की तरफ है वहां पे इंटरेस्ट थोड़ा कम है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, गवर्नमेंट कितना परसेंट अपनी जीडीपी का रिसर्च के अंदर लगा रहा है, रिसर्च से क्या हेल्प होती है। तो आपको ये जीएस के अक्रॉस वेरियस पेपर ये काम आने वाला है। अब आपको जो रिसर्च से रिलेटेड एक ये पता होना चाहिए, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो ये कौन से एक्ट के अंदर है, तो इसका एक्ट यही है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के अंदर। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये आप याद रखना ही है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप जो मॉक टेस्ट दोगे ना वो कभी ना कभी तो रिपीट होगा ही होगा। अब इस न्यूज को आप है ना जीएस के अंदर किस तरीके से यूज में लेने वाले हैं, तो आपको पता चल गया होगा। गवर्नेंस के अंदर आप यूज में लोगे ना, तो मान लो कोई वेलफेयर स्कीम है, मान लो कोई एमजी नरेगा नहीं स्कीम है, या कुछ मान लो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई स्कीम है, फार्मर से रिलेटेड कोई स्कीम है, या विमेन रिलेटेड कोई स्कीम है, या चाइल्ड रिलेटेड कोई स्कीम है, तो आपको वहां पे ये यूज में लेना है। उस स्कीम की प्रॉपर रिसर्च करनी है, प्रॉपर डेटा चाहिए आपको किस तरीके से वो स्कीम परफॉर्म कर रही है। तो वहां पे भी तो यार रिसर्च डेवलपमेंट का जो वो है इनोवेशन, वो कंपोनेंट आएगा ही आएगा। तब आप ये बता सकते हैं कि ये जो न्यूज है, तो ये इससे रिलेटेड आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। ये आपको मैं बताता हूँ इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो न्यूज का क्या है। जो यूनियन कैबिनेट ने ना 1 लाख करोड़ का जो अमाउंट है उसको सैंक्शन किया है इस स्कीम के अंदर। तो आप ये बता सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप्स ले रही है रिसर्च के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जीएस 3 के अंदर साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक वाला पोर्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो किस तरीके से हम रिसर्च को प्रमोट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का वहां पे क्या रोल होने वाला है, इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज के बारे में आप किस तरीके से बात कर सकते हैं कि जब ये प्रॉपर यहाँ पे गैप रहता है, तब जो इंडस्ट्री को जो चाहिए और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिंक्रोनाइज ही नहीं हो रहे हैं, तभी आप देखोगे कॉलेज के अंदर जो प्लेसमेंट रेट है वो काफी डिक्लाइन हो गई है। तो जब ये पता चलेगा किस तरीके की वहां पे रिसर्च जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या फोकस है, जो इंडस्ट्रीज उनको क्या चाहिए, तो प्रॉपर जब रिसर्च होगी तब ये जो गैप होगा वो कम होगा, और जो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंट है वो भी काफी यूटिलाइज होगा। और फिर आपको ना ये पता होना चाहिए कि रिसर्च से रिलेटेड 2023 के बजट में क्या था, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन था। ये मेरे को इंस्टेंट याद आया था कि मैंने मेंस के टाइम पढ़ा था ये, कि जब इम्प्रिंट स्कीम होती है तो वो किस चीज से रिलेटेड है, वो भी रिसर्च से रिलेटेड मैंने पूछा, इसकी मेरे को फुल फॉर्म अभी याद नहीं है, तो आप इसको देख लेना। नाउ फोर्थ न्यूज है सी फ्लड। तो ये सबसे पहले इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी इसके अंदर जो डेवलप की गई है जल शक्ति मिनिस्ट्री है, और ये डेवलप हुआ है वो तीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो इनको मिलकर किए हैं। एक तो सेंट्रल वाटर कमीशन है, एक है ना सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग है जो सीडेक करके है। अपने यहाँ से कंप्यूटर रिलेटेड जो वर्क होता है इसमें काफी ज्यादा होता है, वो भी याद रखना, काफी न्यूज में आता है ये भी। तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन और नेशनल रिमोट सेंसिंग एनआरएससी करके जो को डेवलप किया। एग्जीक्यूशन ये नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंदर हो रहा है। अब देखो ये देखो आप ये न्यूज ऐसे तो देखो डायरेक्ट सी फ्लड है, डायरेक्ट आपको यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है आपको इस न्यूज को। तो आप जीएस 1 के अंदर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई अर्बन फ्लड रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए,
है ना, तो आप वहां पे ही इसको यूज कर सकते हो। देखो डायरेक्ट यूज करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप यूज कर सकते हो। कोई केस स्टडी है एथिक्स के अंदर डायरेक्ट आ रही है, कुछ डिजास्टर हो गया, हैजार्ड हो गया, है ना, कुछ वल्नरेबिलिटी है, तो आप बता सकते हो कि ऐसे इनोवेटिव मैकेनिज्म चाहिए। जब आप वे फॉरवर्ड लिखते हो, जब आप ऑप्शन चूज करते हो, जब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की और जो ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताते हो, जब आप डीएम के जो कुछ इनिशिएटिव बताते हो। कल भी जब हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो DARPG, मतलब उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के अंदर कुछ भी जो इनोवेशन करते हैं, तो ऐसे भी जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हो रहा है, जो डीएम इसको यूज करेगा, तो आप एथिक्स की केस स्टडी के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो। तो ये तो देखो डायरेक्ट यूज कर लिया। अब देखो, अब जब इनडायरेक्ट यूज करना है आपको, डायरेक्ट मैंने बता दिया, यहाँ पे इनडायरेक्ट यूज करना है, तो देखो GS2 में ई गवर्नेंस। अब देखो ई गवर्नेंस मेरे को किस तरीके से दिमाग में आया, जब मैंने देखा कि यहाँ पे सीडेक भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर भी इन्वॉल्व है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी इन्वॉल्व है, तो मुझे याद आया यार ई गवर्नेंस में तो यूज हो सकता है। अब जब गवर्नेंस में मैंने आपको पढ़ाया था, एक निमोनिक पढ़ाया था मैंने, क्रैप्ट्री। तो इसमें मैंने बताया था कंसेंसस ओरिएंटेड होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, एफिशिएंसी होता है, और इफेक्टिवनेस होता है। जब आपको स्कीम को एफिशिएंट बनाना है, इफेक्टिवनेस बनानी है, और एट द सेम टाइम जो ई गवर्नेंस के मैकेनिज्म को यूज करके आपको पब्लिक वेलफेयर करना है, तो यार सी फ्लड यूज हो सकता है ना वहां पे भी। आप इंटरव्यू के अंदर बोलोगे कि कोई कंट्री के, कोई स्टेट के अंदर जब फ्लड आ जाता है तो उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म है, आप यूज लो यार ये सी फ्लड वहां पे। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन न्यूज में आएगी। पता नहीं यार ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति न्यूज में आएगी नहीं आएगी, लेकिन आपने आपकी प्रिपरेशन के यदि इस न्यूज पे 5 मिनट डिवोट किए हैं, तो आपको ये हर जगह यूज में लेनी ही लेनी है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क। फाइनेंशियल, ये इंडिकेशन था एक्चुअली, आई हैव टू सी, देखता हूं मैं एक बार इसको। हाँ ये इंडिकेटर है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। एक बार आप यहाँ पे सही कर लेना ना। अब देखो ये आरबीआई का इनिशिएटिव है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये बोलूंगा कि आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों के अंदर 2-3 इनिशिएटिव लिए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसका है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबल क्वेश्चन है, और इस इंडेक्स की तो डिटेल भी पूछ सकता है। जैसे गिनी कोफिशिएंट होता है, तो वहां पे भी उसके जो वैल्यूज क्या रेफर करती है, 0 और 1 के बीच में। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल इंडेक्स, इंक्लूसिव इंडेक्स में भी एक वैल्यूज है, तो वो किस तरीके से इंडिकेट करती है वो आपको पता होना चाहिए। GS2 में ये किस तरीके से आएगा, वही ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ई गवर्नेंस के अंदर आएगा। ई गवर्नेंस क्यों, क्योंकि जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस के अंदर यूज हो रहे हैं, मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया जाएगा, वहां पे मोबाइल नंबर आइडेंटिफाइड किए जाएंगे, रिस्क कैटेगरी के अंदर उनको कैटेगराइज किया जाएगा। तो ई गवर्नेंस का आ गया। ट्रांसपेरेंसी क्या है, कि जो भी होगा वो सबके सामने होगा। अकाउंटेबिलिटी क्या है, एज एन इंस्टीट्यूशन जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये कभी एथिक्स का कोई आर्टिकल आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे। जो GS3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप इस आर्टिकल को यूज में ले सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर वहां पे आया है, एनपीए रिलेटेड आप कर सकते हो, जो यूज में कर सकते हो। एट द सेम टाइम सिक्योरिटी के अंदर तो काफी जगह यूज में ले सकते हो इस आर्टिकल को, और इकोनॉमिक ऑफेंस को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है आप वहां पे भी यूज में ले सकते हो। होप दिस सेशन वाज ultimate session for you. I have enjoyed it. I have put my 100%. Thank you and have a nice day for listening. Hope you enjoyed this session.